Hey everyone, it has been a long time since we had a TPP special episode, but the wait was worth waiting as today I have another special guest joining me for the podcast. Pankaj Athavale sir, he has been there in the radio broadcasting and sports media industry for more than 20 years and naturally he has a lot of experience in the field as he has seen the industry and our favorite sport grow significantly. He's been a part of All India Radio since 2002 and he is also the founder of Trimurti Sports, which is basically an expert in podcasting services and audio content. Not to forget, he's a professional archer as well. Recently, he was a part of Digital to Sports team, which was also the official audio partner of the tournament for the Asia Cup. And welcome, sir. Thank you for joining me for the Pavilion Perspective special episode. थैंक यू अनिरुद्ध, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके पॉडकास्ट काफी अच्छे हैं, मैंने भी देखा है। इट्स वेरी गुड एंड इट्स गुड दैट वी हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स कमिंग आउट एज फार एज स्पोर्ट्स एंड क्रिकेट इज कंसर्न। Sir, that has been the motto of my podcast, and the name suggests it. I sort of have a lot of different perspectives about our game and a lot of things. So I thought that this name really suits my niche. बिल्कुल बिल्कुल। And definitely see perspectives are there. What happens is today, over the past 20-25 years, lot of things have changed and ये जो पर्सपेक्टिव का जो डेफिनेशन ये भी काफी चेंज हो गया है। लोगों को लगता है कि मेरा जो मानना है वो पर्सपेक्टिव है, ऐसी बात नहीं होती है। एक 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 सही चीज होती है किसी भी स्पोर्ट में, और उसके इर्द गिर्द काफी सारे व्यूज और पर्सपेक्टिव्स होते हैं। सो आई थिंक ये समझना बड़ा जरूरी होगा, क्योंकि आज पीओवी का जमाना है, जो एक्चुअली बात बनती नहीं है टू अ लार्ज एक्सटेंट। तो पर्सपेक्टिव्स का जानना बड़ा जरूरी है, परिपेक्ष क्या है, आपका संदर्भ क्या है, ये भी जानना बड़ा जरूरी होता है। And sir, in the डे एंड एज ऑफ सोशल मीडिया, हम देखते हैं कि लोगों के पर्सपेक्टिव, लोगों के विचार दिन ब दिन बदलते हैं, हर मैच के साथ बदलते हैं, हर एक नई खबर के साथ बदलते हैं। तो आई थिंक जैसे आपने कहा कि पर्सपेक्टिव एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, एंड ऑफ कोर्स आई थिंक यू आर राइट। ये एक बात हमें समझनी होगी अनिरुद्ध की, पिछले 15 सालों में एक बहुत बड़ा चेंज आ गया है स्पोर्ट्स कंजम्पशन में। और हमें ये समझना होगा कि पहले के जमाने में होता था कि जिनको वो खेल समझ में आता है वही उसको कंज्यूम कर रहे थे। आजकल कई एक ऐसा तबका भी है, आई एम नॉट बीइंग जजमेंटल, डोंट टेक मी नेगेटिवली, एक ऐसा ग्रुप भी है जिसको खेल में ज्यादा मतलब टेक्निकलिटीज में बहुत ज्यादा रुचि नहीं है। बस उनके पास खर्चे करने के लिए पैसा है, इसीलिए वो उस स्पोर्ट को अपनाना चाहते हैं और वो शौक बनाकर कंज्यूम करना चाहते हैं। दीज आर द फैंस। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन बीइंग अ फैन, बट इसीलिए पर्सपेक्टिव का जो मतलब ये काफी चेंज हो रहा है, क्योंकि अगर आप जो खेलते हैं, जो बेसिकली खेल समझते हैं, उनका पर्सपेक्टिव डेफिनेटली अलग होगा उसी चीज के लिए। अगर फैन अगर उसको कंज्यूम कर रहा है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है डिस्कशन का। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। सर, जैसे आपने कहा, एक बड़ी एक मशहूर कहानी है, एक कहावत है, जैसे हम कहते हैं कि इंटरनेट तो हर जगह पहुंच रहा है बट नॉलेज हर जगह नहीं पहुंच रही। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट अ कहावत, बट इट्स अ सेइंग कि इंटरनेट हर जगह पहुंच गया है। अब हर किसी के पास अपनी एक ओपिनियन है शेयर करने के लिए थ्रू द फॉर्म ऑफ सोशल मीडिया, बट नॉलेज हर जगह नहीं पहुंच पा रही है। ये बहुत बड़ी बात कही आपने, क्योंकि देखिए व्यू होना, आपका ओपिनियन देना, इसका मतलब ये है कि आप उससे पैसे नहीं कमा रहे हो, आप अपना शौक पूरा कर रहे हो। हाँ। तो वो एक वैलिड ओपिनियन है, एक रिक्वायर्ड ओपिनियन है, किसी ने पूछा है, कॉन्टेक्चुअल ओपिनियन है। इससे मतलब नहीं होता, नॉलेज होता है जिससे आप एक लाइवलीहुड कमा सकते हो, और वो सच है। अगर आप देखिए फॉर एग्जांपल एशिया कप की अगर हम बात करें, तो सी रोहित शर्मा इज सच अ फैंटास्टिक प्लेयर, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन पाकिस्तान के अगेंस्ट वाले मैच में नसीम शाह के एक ओवर में उसको बॉल समझ में नहीं आ रही थी। हाँ। ठीक है, दैट इज cricket, that is the real thing, that the bowler is trying to take advantage and fox the batter को समझ में नहीं आ रहा है, दो गेंदें बाहर जा रही है, एक अंदर आ रही है, वापस हाँ। बाहर जा रही है। तो ये क्रिकेट है। अगर इसको हम पर्सपेक्टिव देखें ओपिनियन से, तो हम कहेंगे कि रोहित शर्मा इज गेटिंग वार्म्ड अप। तो ये मेरा ओपिनियन हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि नॉलेज और ओपिनियन में हमेशा एक विल बी फाइन लाइन। आपको समझना है कि आप क्या कर क्या रहे हो। अभी मैं एक कमेंटेटर हूं, तो मुझे नॉलेज के हिसाब से ये बात करना पड़ेगा, मेरे ओपिनियन का कुछ मतलब नहीं बनता। अगर मैं काम धंधा नहीं कर रहा हूँ लेकिन मेरे पास पैसा खर्चा करने के लिए है, तो मैं अपना ओपिनियन दे सकता हूँ। ये हाँ बहुत छोटी जी। छोटी चीजें होती हैं, देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग अबाउट इट। सर, जैसे आपने एक एग्जांपल दिया कि रोहित शर्मा को शुरू में बॉल समझ नहीं आ रही है, एंड दैट इज योर
ओपिनियन कि उनका वार्म अप हो। ऑब्जर्वेशन, सी दैट्स माय हाँ जी। ऑब्जर्वेशन, आई कैन सी दैट एंड आई कैन एक्चुअली फील आउट कि रोहित के दिमाग में क्या चल रहा है और नसीम शाह क्या करने की कोशिश कर रहा है और उसको काउंटर करने के लिए रोहित क्या कर रहा है। ये क्रिकेट है। हाँ ओपिनियन दुनिया भर के अलग अलग हो सकते हैं। जी। बिल्कुल आपने काफ़ी अच्छी बात कही, और जैसे कि हमने एशिया कप को अब थोड़ा छेड़ ही दिया है, और एशिया कप हाल ही में ख़त्म हुआ और एक बहुत ही रिमार्केबल इंडिया की परफॉर्मेंस रही, और काफ़ी अच्छे से इंडिया ने टूर्नामेंट को जीता। चाहे वो मोहम्मद सिराज हो, चाहे आपके केएल राहुल, विराट कोहली, ईशान किशन, हर मैच में आपके पास अलग-अलग मैच विनर थे। तो सर आपकी क्या राय है इस टूर्नामेंट के बारे में, और आप इससे क्या पॉजिटिव निकालते हैं कि हम लोग अब वर्ल्ड कप में जा रहे हैं, तो एशिया कप का क्या सिग्निफिकेंस रहता है? दो दो एस्पेक्ट यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहला एस्पेक्ट ये है कि भारत के लिए बहुत अच्छी तरीके से तैयारी हो गई है और एक एक अच्छा ग्रुप बन गया है। सिराज और बुमराह की जोड़ी आप समझ लें कि आने वाले वर्ल्ड कप में अच्छे अच्छे टीमों के ओपनर्स की खटिया खड़ी करने वाले हैं, ओके। बिकॉज दे हैव लर्न दैट आर्ट ऑफ गेटिंग द बॉल टू स्विंग बोथ द वेज। आप हुँ, देखिए बुमराह और सिराज का जनरली इन डिपिंग नेचुरल डिलीवरी थी, जिस तरीके से फॉर एग्जांपल जवागल श्रीनाथ की हुआ करती थी। जी। लेकिन अब उन्होंने काम किया है अपनी गेंदबाजी पर और वो दोनों तरफ गेंदों को घुमा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक नसीम शाह घुमा सकते हैं। सो आई थिंक इंडिया हैज गॉट देयर बोलिंग रियली सेट, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। अब ये है कि कंडीशंस के हिसाब से, अच्छा ये भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है, पता है ये ना, लोग ना बड़ा कंडीशन के हिसाब से इसको लो उसको लो। अगर आप एक टीम में आपके अच्छे प्लेयर हैं तो वो पाटा विकेट पे भी अच्छा खेलेंगे जी, और वो स्विंगिंग विकेट पे भी अच्छा खेलेंगे। लेकिन बिल्कुल। ये ना, ये फैन की रिक्वायरमेंट होती है कि हाँ, आप उस हिसाब से बदलो वगैरह, विच इज फेयर ना एज फार एज एंटरटेनमेंट इज कंसर्न। जी। बट भारत की शुरुआत ओपनिंग में मुझे प्रॉब्लम लग रही थी, लेकिन वो भी सॉर्ट आउट हो गई, मिडिल ऑर्डर की भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई है। सो आई थिंक दिस इंडियन टीम इज रियली गुड। ओनली द प्रॉब्लम रिमेन्स इज दैट हु विल बी द स्पिनर टू कॉम्प्लीमेंट कुलदीप यादव, क्योंकि जडेजा और अक्षर को हमें कॉम्प्लीमेंट्री जोड़ी बनानी है स्पिनर्स की। हुँ। तो कुलदीप तो अच्छा कर रहे हैं, सामने से जडेजा शायद इतना नहीं कर पा रहे थे, तो कौन, अश्विन है या फिर वॉशिंगटन सुंदर है। ये एक जिक्सॉ पजल सॉर्ट आउट हो जाएगा तो आई थिंक इंडिया इज इन अ वेरी गुड पोजीशन आफ्टर द एशिया कप। ये एक बात है। दूसरी एक ऑब्जर्वेशन मैं यहाँ पर जरूर कहना चाहूंगा, बिकॉज बीइंग अ कमेंटेटर मैं काफी सारी बातें सुनता हूँ रिगार्डिंग रेन। देखो हुँ, अभी आउटडोर गेम में बारिश नहीं आएगी तो क्या आएगी, जी। मतलब ये समझ में नहीं आती कभी मुझे बात, लेकिन ये फैंस की रिक्वायरमेंट होती है कि हमको हाँ, पूरा मैच चाहिए, हमने पैसे दिए हैं। अब ये जो कंज्यूमरिस्टिक बिहेवियर हो चुका है, यू कैन नॉट डिनाई इट, बट द फैक्ट इज यू हैव टू कंसीडर रेन एज वन ऑफ द फैक्टर्स इन क्रिकेट, बिकॉज इट्स एन आउटडोर गेम, एज सिंपल एज दैट। तो फिर आप उसको इंडोर करे बाद में नहीं करे, आप हॉल में खेले घर में खेले, सी दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट एज पर द करंट प्लेइंग कंडीशंस बारिश इज अ फैक्टर, सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट इट। बट आई थिंक फैंस मे नॉट रियली एग्री टू इट, बट ये एक ऑब्जर्वेशन रहा है मेरा। तो बारिश अगर है तो उसके हिसाब से वो करना पड़ेगा। फिर आप बोलेंगे डकवर्थ लुईस टर्न की मेथड हमको समझ में नहीं आती, ऐसा होता है वैसा होता है। अरे वो तीनों मैथमेटिशियंस और स्टैटिस्टिशियंस थे यार, वो बेवकूफ नहीं थे जिन्होंने वो जी। बनाया है। आई थिंक यू बीइंग एन इंजीनियर विल अंडरस्टैंड द यस इंपॉर्टेंस सर। ऑफ द सो सो दीज आर फ्यू थिंग्स अबाउट द एशिया कप। बट आई थिंक भारत के लिए ये एक बहुत बढ़िया तैयारी हो गई है। सर जैसे आपने बारिश के बारे में कहा और फैंस का आउटरीच कहा, मुझे ऐसा लगता है अगर वर्ल्ड कप में इंडिया के किसी भी मैच में अगर बारिश खलल डालती है, तो फैंस का आउटरीच और भी ज़्यादा होगा, क्योंकि जिन समस्याओं से, जिन परेशानियों से हमें गुज़रना पड़ा है टिकट्स लेने के लिए, आई एम थैंकफुल कि मुझे एक मैच की टिकट मिली है, बट आई नो द स्ट्रगल एंड इट्स रियली टफ। एंड मूविंग फॉरवर्ड आई थिंक बहुत लोगों को ये आउटरीच होने वाला है अगर मैच में बारिश होती है। बट जैसे कि आपने अभी एशिया कप की बात करते हुए अक्षर पटेल और अश्विन की बात की थी, आपने कहा था कि कुलदीप यादव को कौन कॉम्प्लीमेंट करेगा। सर आई थिंक हाल ही में पिछले कुछ 3-4 सालों में जडेजा का रोल थोड़ा चेंज हुआ है। हम उनको पहले देखते थे ही इज़ अ बॉलर हू कैन बैट, बट आई थिंक ये काफ़ी फैन्स और काफ़ी एक्सपर्ट्स भी इस बात को अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं कि जडेजा इज़ नाउ मोर ऑफ अ बैट्समैन हू कैन बोल, स्पेशली इन टेस्ट क्रिकेट। बट राइट नाउ टॉकिंग ऑफ वाइट बॉल क्रिकेट, आई थिंक वो उनका रोल कहीं ना कहीं सिमिलर ही रहने वाला है। उनको हम हो सकता है हर मैच में 10 ओवर डालते हुए ना देखें, क्योंकि आपके पास छठे बॉलर के रूप में हार्दिक पांड्या भी होने वाले हैं, एंड ऑफ कोर्स देयर विल बी अ फिफ्थ बॉलर हु विल बी बैटिंग एट नंबर 8। अब उस नंबर 8 के लिए एक बहुत ही बड़ी डिबेट चल रही है कि क्या वहां पे अक्षर पटेल होंगे, क्या वहां शार्दुल ठाकुर होंगे, और क्या अक्षर पटेल अनफिट रहेंगे और अश्विन आ जाएंगे। तो सर इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये दो चीजें हैं। सबसे पहले, एक तो आप 1 ओवर बॉलिंग करें या फिर 10 ओवर बॉलिंग करें, जी। क्रिकेट में आपकी टीम का जिसका फायदा होगा वो आपको करना है। जी। तो ये जो एक थोड़ा सा रिजिड थॉट प्रोसेस है ना, ये कभी कभी मेरे गले नहीं उतरता। वो
ठीक है, अभी क्या करें, हर एक का अपना अपना हाँ ओपिनियन, इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री, यू सी. Secondly, I think usage of bowlers, it all depends on the captain. I think we have a legacy of MS Dhoni. He was a very shrewd captain. विराट कोहली was a decent captain, no doubt about it. But tactically अगर देखें तो रोहित और विराट धोनी के स्टाइल में नहीं है, इसीलिए आप बोलर्स का क्रिएटिव इस्तेमाल नहीं देखेंगे. विल बी वेरी मैकेनिकल, इनसे चार, इनसे तीन, इनसे दो, इनसे ऐसा उसी पैटर्न में मैं देख रहा हूँ, विच इज फेयर नो. हर एक जो पर्सनालिटी होती है उसका अपना अपना एक ट्रेट होता है. दूसरी बात यह है कि अगर आपको नंबर 8 और नंबर 9 पर बैटर चाहिए, तो फिर ऊपर के 5 लोग क्या कर रहे हैं? एग्जैक्टली. मतलब ये कमाल की बात है कि लोग मतलब किस तरीके से बातें करते हैं. आपको नंबर 7 पर ये चाहिए क्योंकि जी बैटिंग भी करते हैं. अरे सबको बैटिंग करनी है, जिनको बॉलिंग आती है उनको बॉलिंग करनी है. तो ये दो चीजें हैं. देखो, ये जो आप पूछ रहे हो ना, ये दो एंगल है. एक क्रिकेटिंग सेंस का उसका जवाब अलग है, और फैन के सेंस का जवाब उसका अलग है. जी. एंड टुडे वी आर इन अ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन कि हम क्या कह रहे हैं. इसलिए मैं वेरी क्लियरली कह रहा हूँ, क्रिकेटिंग दृष्टिकोण से इट एक्चुअली डजंट मैटर. अगर आप वहां पर शेन वॉन को लाए, शेन वॉन कांच पर भी गेंद टर्न कर सकते हैं और जी. स्पिन वाली सरफेस पे भी कर सकते हैं. ये क्रिकेटिंग सेंस हुआ. हम्म. फैन का सेंस है कि हमको थोड़ा सा एंटरटेनमेंट चाहिए, इसलिए हम उस हिसाब से बदलाव करेंगे. सो आई मीन ठीक है, इट्स ओके, क्या करें अभी. सर आपने काफी अच्छी बात कही कि ये एक डिबेट रहा है, बट आई डोंट नो ये डिबेट काफी एक तरीके से बड़ी वाइल्ड फायर की तरह ही फैलता नहीं है कि आपके टॉप 6 में से जो प्लेयर हैं वो कंसिस्टेंटली बॉलिंग क्यों नहीं करते हैं. ऑफ कोर्स नंबर 6 पे आप चाहते हैं कि एक बॉलर हो, एग्जैक्टली. बट आपके विराट कोहली, रोहित शर्मा जो पहले बॉलिंग करते थे, अब उन्होंने बॉलिंग कंप्लीटली बंद कर दी है. आपके पास शुभमन गिल और है, आपके पास एग्जैक्टली, और आप देखेंगे या कि 2011 के वर्ल्ड कप में इंडिया इसलिए जीता था बिकॉज वी हैड द रैनास एंड द युवराज सिंह एंड द अदर्स डूइंग इट. ये जो थोड़ा सा भारतीय टीम में ना, एक रिजिडिटी आ गई है कि आप यही करोगे, आप वही करोगे, मैं यही करूंगा. ऐसा नहीं होता है भाई. क्रिकेट के मैदान पर सबको करना पड़ता है. अच्छा, पार्ट टाइम बॉलर ने 2 ओवर डाल के 3 विकेट निकाले तो कौन सा बड़ा जुर्म किया? तो ठीक है ना, लेकिन सी दैट रिक्वायर्स अ टैक्टिकली गुड कैप्टन. ट्रू कि किस मोड पे मेरे को बॉलिंग करानी है, कब करानी हाँ. है. इट्स मतलब पार्ट टाइमर का काम क्या है कि ओवर निकलवाने हैं, बीच में कभी भी निकलवा दो. सो वो टैक्टिकली आपको स्पॉट ऑन होना बहुत हाँ, जरूरी है पार्ट नहीं, वेरी टाइमर को गुड यूज पॉइंट है ना करते हुए. अनिरुद्ध. सी, पार्ट टाइमर का काम ओवर निकालना भी हो सकता है, पार्ट टाइमर का काम विकेट निकाल के चुपचाप निकल जाना भी होगा, और पार्ट टाइमर का काम उस दिन एक अच्छा बॉलर गेंदबाजी अच्छी नहीं कर पा रहा है तो उसके बदले बॉल डाल के अपना, जैसे चरित असलंका ने उस दिन 4 विकेट निकाले. तो ये भी, तो पार्ट टाइमर का कोई एक जॉब नहीं है, उसके मल्टीपल एस्पेक्ट्स है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द मैच. सर काफी अच्छी बात कही, और हम लोगों का ये आई थिंक डिबेट चलते रहने वाला है कि आपके टॉप 5 में बॉलर होने चाहिए, आपके बॉटम 5 में कोई बैट्समैन होना चाहिए. सर अभी अजीत अगरकर दी सिलेक्टर ने हाल ही में अपनी कुर्सी पर बैठे हैं और उन्होंने कुछ अच्छे सिलेक्शंस किए हैं. दैट इज माय ओपिनियन. बट आपकी क्या राय है कि अजीत अगरकर एज अ सिलेक्टर, उनके अभी तक के जो फैसले हैं वो कैसे रहे हैं, और मूविंग अहेड, क्योंकि हम लोग अभी थोड़ी देर बाद इंडिया के सक्सेशन प्लान की भी बात करने वाले हैं, तो उसमें भी अजीत अगरकर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है. तो अभी तक आप उनके डिसीजंस को कैसे दिखते हैं? They're pretty good. I don't think Ajit Agarkar has enough power to select a particular player or B particular player. Indian cricket has gone to another level now. या So, ठीक है, but I think whatever said and done, uh, the current Indian team selection is pretty good. और अभी देखिए, हम इस सिचुएशन में आ गए कि सिलेक्शन के बारे में हम क्या बात करें, जब एट अ गिवन टाइम हमको दो दो टीमें भेजनी पड़ रही हैं. तो जी. अगर हम एशियन गेम्स में खेल रहे हैं तो वहां पर भी एक टीम भेजनी है, यहाँ पर वर्ल्ड कप की तैयारी चल रही है तो वहां पर भी खेलना है. तो आई थिंक वी हैव इनफ सरप्लस प्लेयर्स. सिर्फ होता क्या है कि इतने ज्यादा सरप्लस प्लेयर होने की वजह से एक टीम नहीं बन पाती. देखो, एक टीम क्या होता है कि जो लगातार साथ में खेले, जैसे पाकिस्तान की टीम है, वो लगातार साथ खेल रही है, वो टीम कहलाती है. तो इंडियन क्रिकेट हैज रियली गॉन टू अनदर लेवल. सो आई थिंक अजित हैज डन अ प्रीटी गुड जॉब with whatever things are at hand. Still, I would still consider probably Shreyas Iyer की फिटनेस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. आई एम रियली नॉट श्योर व्हाट्स हैपनिंग. अभी इतना वो आप सर्जरी वर्जरी करा के आए हो फिर भी हो रहा है. अगेन अनदर वन मोर पॉइंट इज सूर्य कुमार यादव. आई डू नॉट थिंक फिट्स द वनडे बिल. अच्छा, ओके. आप देखिए सूर्य कुमार यादव के साथ क्या हो गया है. when he was playing in the domestic circuit, he was a master in 4 day 5 day 1 day format. तब आपने उसको लिया नहीं, और हम्म. आपने आप ले लिया उसको आईपीएल में डाल के पूरा 2020 बना दिया है पूरा प्लेयर. अब वो ओडीआई नहीं खेल पा रहा है ठीक से. तो currently I don't think Surya fits the ODI bill, but again it's all up to the the big wigs in Indian cricket. But ठीक ठाक है, I mean whatever said and done.
सर आई थिंक सूर्य कुमार यादव, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि सूर्य कुमार यादव को लगातार मौके इसलिए मिलते हैं क्योंकि उन्होंने आईपीएल में और इंडिया के लिए टी20 फॉर्मेट में और पिछले टी20 वर्ल्ड कप में भी उन्होंने ये दिखाया है कि जब प्रेशर पड़ता है तो प्रेशर से निखर के बाहर आना उन जानते हैं। जैसे हमने कुछ प्लेयर्स के साथ देखा है कि वो टैलेंटेड है, बट प्रेशर पड़ते ही थोड़े से वो बिखर जाते हैं। अब संजू सैमसन की अगर मैं बात करूँ तो टैलेंट बहुत ज्यादा है। हमने हर साल आईपीएल में देखा है कि पहले एक दो मैचेस में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आती है, बट फिर वो कंटिन्यू नहीं हो पाती है। एंड इवन इन आईपीएल हमने आई पर्सनली आई डोंट रिमेम्बर कोई मैच जहां उनकी टीम बहुत प्रेशर में रही हो, वहां से उन्होंने मैच जिताया हो। सो आई थिंक कहीं ना कहीं इसलिए सूर्य कुमार यादव को कंसिस्टेंटली एक बैकिंग मिलती है। See, first of all, personally, I do not compare IPL performances with international performance. ओके। It's for me, हाँ. बाकी आप डेमोक्रेटिक कंट्री, आपको जो करना है आप सोच सकते हो. जी मेरे सर। लिए आईपीएल का परफॉर्मेंस मायने रखता नहीं है. और दूसरी बात है कि T20 फॉर्मेट और वनडे फॉर्मेट में जमीन आसमान का फर्क है. जी। दूसरी बात है कि आप इतना ही प्रेशर की बात कर रहे थे, तो जो 3 वनडे हुए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसमें सूर्या ने क्या किया? 3 गोल्डन प्रेशर रखा। तो था ना. हाँ, तो मतलब ये सब बातें हमारे लिए होती है, अच्छा होता है. ऑन द फील्ड दीज प्लेयर्स रियली गो थ्रू अ वेरी वेरी रफ थिंग. हमारे लिए बात करना इजी होता है. बट आई सिंसियरली फील, अच्छा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सूर्य कुमार यादव अभी एकदम बंडल प्लेयर हो गया है जी। अभी. बट द पॉइंट इज ही हैज बिकम अ मोर ऑफ अ T20 स्पेशलिस्ट नाउ. यू कैन एक्चुअली अकोमोडेट समवन इन बिटवीन. तो ये बात है, बाकी कुछ नहीं. बाकी तो मतलब ओपिनियन तो सबका अपना अपना हो सकता है. एनीवेज आई डोंट थिंक उनको 50 ओवर फॉर्मेट में इस वर्ल्ड कप के बाद जगह मिलने वाली है। ही इज ऑलरेडी 34 आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। Yes, in fact, I would be very, now look at the whole point. What has happened is because Shreyas Iyer is not really fully fit, because Surya is not doing really that great in terms of the form, and because Akshar Patel is also injured, you immediately have the option of Tilak Verma, Ashwin, and Washington Sundar to replace them. 28th of September is the day यस। when you can actually make any changes. So, you know, we have a very clear cut 3 for 3 change अगर जरूरत पड़े तो. सर अभी तक हमारे रिजर्व प्लेयर्स भी लेकिन ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुए हैं। हाँ, तो वो हो जाएगा. इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आने वाले दिनों में शायद हम लोग ये बदलाव देख सकते हैं. हमारे पास ऑप्शंस भी हैं. सर जैसे हमने वर्ल्ड कप की तरफ एक बार हिंट कर दिया है, तो अब हम एशिया कप और अभी तक जो चीज़ें चली उनको थोड़ा पीछे छोड़ते हैं, अब थोड़ा फ्यूचर की बातें करते हैं। हाल ही में साइमन डाउल ने कहा था कि इंडियन टीम अग्रेसिव क्रिकेट नहीं खेलती, फियरलेस ब्रांड ऑफ क्रिकेट नहीं खेल पाती है, वो स्टैट्स ड्रिवन टीम है एंड द टीम इज ऑफन अफ्रेड ऑफ रिस्क। तो इसके बारे में आपका क्या विचार You want people to troll me? I'll give you the right answer. है? I think what he said is largely quite true, whether we like it or not. या। See, दो चीजें हैं कि आपको उनकी बातें पसंद नहीं इसीलिए आप अपना ओपिनियन बना रहे हैं, या फिर आप, तो देखिए क्या हो गया है कि इंडियन क्रिकेट हैज रीच अनदर वेरी डिफरेंट लेवल. एंड व्हाट हैज हैपेंड इज वी आर प्लेइंग अ वेरी मोनोटोनस टाइप ऑफ क्रिकेट, which is very natural when you are having, you know, IPL and these kind of formats and stuff like that. And the kind of जितना खेल हो रहा है, जितने मैचेस हो रहे हैं, तो साइमन डूल ने कोई बहुत गलत तो बात कही नहीं है. और अब इसको हमको सुनना है नहीं सुनना है, इसका कुछ कर सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते. तो रियली कांट डू मच अबाउट इट. और ये तो बात है. देखिए क्या होता है ना कि क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो आपको परिस्थितियों के हिसाब से खेलना पड़ता है. जी। शायद भारतीय टीम उस हिसाब से नहीं खेल पाती है. इसीलिए आपने देखा होगा कि एशिया कप में भी एक मैच में हमने 356 रन बनाए पाकिस्तान के विरुद्ध, और दूसरे मैच में हम 214 में आउट हो गए. हाँ। तो अगर ऐसा है तो क्यों साइमन डूल ऐसा ना बोले? देखिए ये भी तो हमको समझना है ना. ये क्या होता है कि हम बड़ा इमोशनल हो जाते हैं और हम सीधा उसका जो बोला है अगर वो सच है तो सच है. उसकी जी। यू नो उसको समझकर उसको शायद यू नो वी हैव टू वर्क ऑन इट. सर ये काफी हार्श होगा ऋतुराज के लिए, बट साइमन डोल ने जो बोला था उसका जस्टिफिकेबली एक आंसर आज के मैच में हमें देखने को मिला। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का पहला वनडे जो आज खेला गया था, उसमें शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ की ओपनिंग पार्टनरशिप थी। टारगेट बहुत बड़ा नहीं था जी. और पिच भी बहुत अच्छी थी बैटिंग के लिए, बट एक तरफ जहां शुभमन गिल 120 130 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, ऋतुराज ने एक बहुत ही ऑर्थोडॉक्स वनडे टाइप इनिंग खेलने की कोशिश की थी, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 70-80 का था और बाद में जाके हम्म. उन्होंने थोड़ा सा एक्सेलरेट किया था। अब अब हम मॉडर्न डे में जी रहे हैं जहाँ पे इंग्लैंड ने पूरा क्रिकेट खेलने का तरीका बदल दिया है। और साइमन डाउल की फिलहाल बात। फिलहाल सी ओके। देखिए आप ये समझिए कि ऋतुराज गायकवाड़ या कोई भी प्लेयर अगर वनडे क्रिकेट में 80 के स्ट्राइक रेट से खेले तो क्या प्रॉब्लम है आपको? सर उस क्या दिक्कत प्रॉब्लम है? की वजह से एक्चुअली शिखर धवन का करियर खत्म हो गया।
नहीं नहीं, वो तो देखो यार, ये दोनों चीजों में कोई मतलब ही नहीं है। आज के मैच में रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं 80 के स्ट्राइक रेट से खेला, क्या प्रॉब्लम हम्म, है आपको? सो ये क्या होता है कि हमको ये समझना पड़ता है कि फ्रॉम अ क्रिकेटिंग परस्पेक्टिव इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, from a fan perspective, from an entertainment perspective, that is a requirement. So I don't buy this whole thing. हाँ, आपको entertainment चाहिए तो ठीक है, but अच्छा, साइमन डूल is saying not from one match perspective ना, he's saying from a larger yeah. perspective. अगर हम देखें तो ये जो एशिया कप हमने जीता, तो मैं जब कमेंट्री कर रहा था तो हम लोग ये देख रहे थे कि पिछले 2011 से लेकर अब तक अगर हम ये सवाल पूछे तो कितने आईसीसी टूर्नामेंट हमने जीते हैं, है जवाब किसी के पास? तो फिर क्यों इतना हो हल्ला करना है? तो ये क्या होता है, फैंस गेट इमोशनल। सो आर वी टॉकिंग फॉर द फैंस राइट नाउ, then we'll talk different. If it is from cricket perspective, then it's completely different. So I think this whole strike rate business is for fans and not for actual people who understand cricket. And both are part of our ecosystem. मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, हाँ but we have to understand कि what's wrong. So क्या हो गया है कि because we are into so much of entertainment, we have forgotten कि क्रिकेट में आपके 25 बॉल खेलकर निकालने की भी एक रिक्वायरमेंट होती है, जी। उसकी भी एक इंपॉर्टेंस होती है, उसकी भी सिग्निफिकेंस होती है, लेकिन उसको समझने वाले आजकल मार्केट में है नहीं। तो इसीलिए ये सारी बातें आती है, विच इज फेयर इनफ। आई मीन दैट्स द एज ऑफ सोशल मीडिया। Okay, okay, that's a good answer, I think, Because I'll give you from a broad perspective. one more example. No, Anirudh, quickly, what happens Yeah. is we all talk about bowlers. अभी बुमराह और सिराज में, और सिराज ने तो 5 विकेट ले लिए, 6 विकेट ले लिया, ऐसा हो गया। लेकिन हाँ। बुमराह ने 1 विकेट लिया तो क्या उसने क्या गुनाह किया? क्या उसने कुछ गलती No. की क्या? लेकिन उसने जो बॉलिंग की उसके वजह से तो सामने प्रेशर बना ना। तो ये हम्म। क्रिकेट समझने वालों की बात होती है। So there are two very very clear cut discussions going on right now, and so we have to understand whether we are talking entertainment or whether we are talking cricket. या एक्चुअली आपने काफी अच्छी एनालॉजी बैठाई थी कि बॉलिंग में जैसे पार्टनरशिप चलती है, जैसे हम टेस्ट क्रिकेट में अश्विन और जडेजा की Exactly. पार्टनरशिप देखते हैं। अब फ्यूचर में 10 साल बाद कोई कहेगा कि शायद जडेजा इतने अच्छे बॉलर नहीं थे, बट जडेजा ने अपनी प्रेजेंट टाइम में काफी अच्छा काम किया कि अश्विन के लिए उन्होंने एक एंड से प्रेशर बना के रखा और दूसरे एंड से अश्विन ने विकेट निकाले। सो आई थिंक वही चीज आप शायद कहना चाहते हैं। हाँ, और अनिरुद्ध, 10 साल बाद ये बोलने वालों की क्या क्रेडिबिलिटी है? कौन है ये लोग? हाँ, तो मतलब आप समझिए ना कि जी। किसकी बात सुननी है, किसकी बात नहीं सुननी है, ये हमें तय करना पड़ेगा ना। सो ट्रू। अब सर, जैसे ऋतुराज गायकवाड़ का भी सिलेक्शन हुआ था, डू यू थिंक आज के मैच में तिलक वर्मा को मौका मिलना चाहिए था? अगर हम एक इनसे बात करते हैं, तिलक वर्मा शायद आपके वर्ल्ड कप के रिजर्व में होने वाले हैं, शायद ईशान किशन आपके बैकअप ओपनर हैं, तो क्या आज ईशान किशन को ओपनिंग पर भेजा जा सकता था और तिलक वर्मा को मिडिल नहीं, ऑर्डर में वी रखा जा हैव टू सकता था? रियलाइज दैट ऋतुराज को मैच प्रैक्टिस, मैच टाइम देना ये जरूरी है, क्योंकि अगले हफ्ते वो एशियन गेम्स में खेलने वाला है। तो हमको तो क्या होता है, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट क्रिकेट यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ मच मैच टाइम यू रिक्वायर। सो आई थिंक हम्म। ऋतुराज को खिलाने का यही पॉइंट है कि जाते जाते ही विल बी वेरी इन विद अ लॉट ऑफ मैच टाइम। एंड आप नेट्स में कितना भी कर लो, कुछ भी कर लो, कितना भी आईपीएल खेल लो, इंटरनेशनल मैच टाइम होना बड़ा जरूरी होता है किसी भी प्लेयर के लिए। ये एक्चुअली आपने अच्छा पॉइंट बोला, और आई थिंक ये तो हमने आज सुबह से नहीं सोचा था। आज जब से हम मैच देख रहे हैं कि शायद एशियन गेम्स के लिए हम उनको गेम टाइम देना चाहते हैं, तो उस नजरिए से आई थिंक। बिकॉज हो क्या गया है कि जी। थोड़ा सा, जस्ट टू सॉरी टू इंटरप्ट यू, थोड़ा सा या। हो ऐसा गया है कि एशियन गेम्स में मिलने वाले मेडल की हमको वैल्यू नहीं है। यहाँ हाँ। पर हम लोग लोकल में जो नोएडा वर्सेस गुड़गांव और मुंबई में नाला सोपारा वर्सेस चेंबूर खेलते हैं, उसमें हमको ज्यादा इंटरेस्ट होने लगा है। दैट इज द रिक्वायरमेंट एज ऑफ नाउ। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, बाय द वे, लेट मी टेल यू दिस। एक्चुअली अच्छी बात बोली। कहीं ना कहीं थोड़ा मुझे बुरा लगता है कि एशियन गेम्स सॉर्ट ऑफ बैक बर्नर में चले जाते हैं जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं। लोगों का एक तरीके से टारगेट सिर्फ ओलंपिक्स रहता है एज फैंस। जो भी हम हम्म, सॉफ्ट फैंस कहें चाहे हार्डकोर फैंस कहें, सबकी नज़र ओलंपिक्स पर रहती है। कॉमनवेल्थ गेम्स की बिल्कुल। भी थोड़ी कम डिमांड रहती है, और जी। उससे नीचे आता है आपका एशियन गेम्स। तो अगर हम लोग किसी नॉन क्रिकेट गेम को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जो आपके और वर्ल्ड लेवल पे गेम्स चलते हैं, उनको भी सपोर्ट करना काफी जरूरी है। यार उनको सपोर्ट होता है, कौन बोला सपोर्ट नहीं करते? सी, सर, आई डू लॉट ऑफ ओलंपिक लेवल का इंटरनेशनल हॉकी सपोर्ट। कमेंट्री। नहीं, हॉकी कमेंट्री में देखिए ना, आज अभी आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं। बाकी सारे खेलों के लिए भी बहुत सपोर्ट है देश में, उसमें कोई दो राय नहीं है, इसलिए इंडिया इज डूइंग सो वेरी वेल। सो हाँ, क्रिकेट में होता है कि क्रिकेट इज अ मास गेम, मोर कमर्शियली वायबल।
अगर उस हिसाब से आप देखें तो. सो बट अदर गेम्स आर गेटिंग लॉट ऑफ थिंग्स. आई एम डूइंग कमेंट्री फॉर वर्ल्ड कप इन राउरकेला और भुवनेश्वर. 25-25 40-40 हजार लोग, स्टेडियम पैक रहता है. आज मोहाली में अगर हम देखें इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच को, तो आधी आधी स्टेडियम तो खाली थी. तो आप कैसे फिर कह सकते हैं? तो आई थिंक इट्स अ वेरी क्लीशेड काइंड ऑफ अ थिंग. ऑल अदर स्पोर्ट्स आर आल्सो गेटिंग इनफ सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड ऑल अदर प्लेसेस. और एक और सिंपल बात मैं कहना चाहूंगा. आप सिंपली ये बात कहिए कि आज नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है. जी आज एशियन गेम्स में हमारे जो एथलीट गए हैं, उनका उनको किसने स्पॉन्सर किया है? उनका खर्चा किसने उठाया है? आपने और मैंने. हमारे और आपके टैक्स के पैसे से ही तो उनकी ट्रेनिंग हुई है, उनकी सिलेक्शन हुई है, उनकी नौकरियां चल रही हैं और वो देश का नाम रोशन कर रहे हैं. अब प्रॉब्लम ये होता है कि इंडियन ऑडियंस खुद का ही जो हमारा जो योगदान है उसको ही जानती नहीं है और उसका क्रेडिट भी नहीं लेना चाहती. तो क्या करें? सर, टैक्स का जो पैसा है वो किस तरीके से यूज होता है उस पे तो आज की जनता बिल्कुल नहीं सोचती है। अगर हम ठीक है, पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहते, बट पॉलिटिकल लेवल पे बहुत ही अलग चीजें चल रही हैं। टैक्स पेयर इज नॉट अलॉट इंटरेस्टेड इन हाउ हिज टैक्स इज यूज्ड। विच इज सैड. बिकॉज द एंटायर अभी 634 650 जो लोग गए हैं वहां पर, उनका खर्चा कौन उठा रहा है? आप और मैं उठा रहे हैं. तो ये बहुत बड़ी बात है ना. बट वी आर नॉट रेडी टू टेक द क्रेडिट फॉर इट. दैट्स द प्रॉब्लम. एंड दैट्स व्हाई वी फील दैट क्रिकेट इज गेटिंग एवरीथिंग एंड अदर स्पोर्ट्स आर नॉट गेटिंग सर, इनफ. आई थिंक हम लोग थोड़ा अपना मुद्दे से भी भटक गए हैं। पहले हम एशियन गेम्स की तरफ गए, फिर हम थोड़ा जी. पॉलिटिक्स पे भी हमने टच कर लिया। बट गेटिंग बैक टू क्रिकेट एंड गेटिंग बैक टू वर्ल्ड कप, सर वर्ल्ड कप आने वाला है, हमने क्रिकेट की काफी बात की और बाकी चीजों की भी बात की। आपको अगर बोला जाए आपको 3 बोल्ड प्रिडिक्शंस करनी है इस वर्ल्ड कप के लिए, तो 3 बोल्ड हम्म. प्रिडिक्शंस क्या होंगी? Oh, ho, 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 ho. That's a good one. See, I've been thinking a lot about this, and I think इंग्लैंड और पाकिस्तान, मुझे लग रहा था कि दे वर द हॉट कंटेंडर्स. ओके। बट दोनों ही टीमों में इंजरीज की वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, जी विच माइट जस्ट. बट आई स्टिल फील पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड इंडिया are the four hottest contenders for this particular World Cup. And I feel Pakistan has a big opportunity this time because उनकी टीम अगर आप देखें तो पिछले 15 17 18 महीनों से साथ में खेल रही है. एंड नसीम शाह का इंजर होना उनके लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत है. बट आई फील दे विल बी ए दे विल पैक अबाउट पंच अबाउट देयर वेट. और साथ ही में इंग्लैंड की टीम भी जो है, जो डिफेंडिंग चैंपियंस है, दे आर ऑल्सो इन हॉट फॉर्म. अब ऑफ कोर्स जेसन रॉय इज इंजर्ड. आई थिंक मार्क वुड इज ऑल्सो इंजर्ड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. ये खबर आई है. तो इंडिया हैज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी. एंड आई थिंक ऑस्ट्रेलिया, आप इनको कम ना आके, क्योंकि जब आप इनकी टीम को देखते हैं ना, कैमरून ग्रीन, मिचेल मार्श, स्टाइनिस, स्मिथ, it's a sensational team. So ट्रू। it's going to be a very hard fought World Cup. सर, दैट वाज आई थिंक वन बोल्ड प्रिडिक्शन। व्हाट अबाउट द अदर टू? Other bold इट prediction, वोंट बी I इजी। mean, it won't be easy, man. Very difficult. But I probably see see these four are in the semi-finals. Cricket में आप देखते हैं वनडे में कुछ भी हो सकता है. जी But I sincerely believe it is going to be a very tough World Cup. और एक तो राउंड रॉबिन है, काफी लंबा चलने वाला है. कौन कितना सहन कर पाएंगे इतना लंबा इंजरी वगैरह ये वो. जी। तो it's going to be a bit difficult. But I would still stick to my bold prediction that I just made. ओके, दैट वाज अ गुड थिंग। सर, लेकिन डू यू थिंक साउथ अफ्रीका विल बी अ डार्क हॉर्स और मे बी न्यूजीलैंड? क्योंकि न्यूजीलैंड को हम लोग कभी भी वर्ल्ड कप से पहले ज्यादा रेट करते नहीं है, बट समहाउ दे मैनेज देयर वे टू द फाइनल्स। न्यूजीलैंड स्टिल कैन बी अ ट्रबल मेकर, बट आई डोंट थिंक साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका के पिछले कुछ दिनों से देखें तो उनकी टीम का जो कोर है वो काफी डिस्टर्ब हो गया है. सो आई डोंट सी साउथ अफ्रीका गोइंग टू फार. मतलब उनके तो क्वालिफिकेशन के लाले पड़ गए थे. तो जी। इनफैक्ट सी आई कैन सी ट्रबल मेकर्स विल बी श्रीलंका एंड न्यूजीलैंड. ओके। ये ट्रबल मेकर्स होंगे. तो ये जो चार नाम लिए, इनमें से एक आधो का अगर विकेट निकालना हो तो ये दो टीम निकाल सकते हैं. ओके, श्रीलंका को आई थिंक ज्यादा लोगों ने रेट नहीं किया था, बट आपने बोला है तो हम कंसिडर जरूर करेंगे और उम्मीद करते हैं कि सी श्रीलंका वो कुछ सिर्फ अपसेट करे। फाइनल को अगर आप छोड़े, अगर वो हाँ फाइनल को छोड़े, तो हाँ, श्रीलंका हैज बीन वेरी वेरी गुड। ट्रबलसम. ट्रू, दैट्स अ रियली गुड थिंग। एंड सर, अब ठीक है, हमने वर्ल्ड कप की भी बात कर ली, हमने काफी चीजों की बात कर ली। अब पोस्ट वर्ल्ड कप सक्सेशन प्लान में आप क्या चीजें देखना चाहते हैं इंडियन टीम में? See, you will see suddenly, I mean, certainly, I would say Rohit and Virat now migrating into the T20 format. अब वो ज्यादा या फिर वो टेस्ट ही खेलेंगे.
बिकॉज ये उनको चूज करना पड़ेगा एज के हिसाब से। तो ये दोनों का तो मतलब आगे जाके निकल जाना, अश्विन का भी धीरे धीरे करके निकल जाना, ये तो आप देख ही सकते हैं। एंड बट आई थिंक द सेकंड स्ट्रिंग इंडियन साइड इज आल्सो वेरी वेरी गुड। ऋतुराज गायकवाड़ देखिए आप, या फिर आप जो बाकी प्रसिद्ध कृष्णा आ गए हैं, तो काफी बैकअप्स अवेलेबल है। हालांकि मैं अभी भी देख रहा हूँ कि कुलदीप के बाद अगर कोई स्पिनर अगर चाहिए, तो हम हमेशा एक स्पिनर के लिए थोड़ा सा फंस जाते हैं, फिर पार्ट टाइमर्स में एडजस्ट करना पड़ता है, विच इज ऑल्सो ओके। बट आई फील विद द एशियन टीम्स गेम्स में जो टीम जा रही है, उसमें काफी सारे खिलाड़ी जो है वो, अभी तिलक वर्मा जैसे खिलाड़ी है, वो अब धीरे धीरे आ जाएंगे। सो आई डोंट सी अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि कई सारी टीमें होती है जैसे ऑस्ट्रेलिया हो, तो वो दे गो थ्रू अ साइकिल, नो इंग्लैंड दे गो थ्रू अ साइकिल, जब सब टॉप निकल जाते हैं, श्रीलंका का जैसे हुआ। जी। तो मैं भारत के लिए ऐसा नहीं देखता। वी हैव इनफ गुड बेंच स्ट्रेंथ, ऋषभ पंत कमिंग बैक वंस अगेन वंस ही गेट्स फिट, तो दैट, होप सो सो। आई थिंक एवरीथिंग इज मोर और लेस सेट, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भारत को सक्सेशन प्लान के हिसाब से। सर, डू यू थिंक जायसवाल और तिलक वर्मा जैसे प्लेयर्स को एक कंसिस्टेंट मौका मिलेगा टॉप 5 में? क्योंकि हमने देखा है कि वो दोनों बॉलिंग भी कर लेते हैं, तो हमने अभी तक जी जिसकी जी बात जी। की थी, तो नहीं, मिलेगा वो भी मिलेगा, कवर हो बिल्कुल सकता बिल्कुल मिलेगा। आप उसी को टाइम तो देना पड़ेगा ना, एकदम से है जी। आपका ये किसी को, वो दोनों आएंगे। देखिए ऋतुराज गायकवाड़ है, आपके जायसवाल है, आपके तिलक वर्मा है, सो ऑल दीज गाइज आर डेफिनेटली गोइंग टू बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडियन स्क्वाड इन द नियर फ्यूचर। And do you think that Virat Kohli and Rohit Sharma will continue playing this format? आई डोंट थिंक ओडीआई में नहीं खेलेंगे ज्यादा वो या तो वो टेस्ट खेलेंगे, या तो आई सी रोहित शर्मा प्लेइंग मोर ऑफ T20 एंड नॉट ओडीआईज एंड टेस्ट, एंड आई सी विराट कोहली probably playing tests and a bit of ODIs, because अभी T20 से तो वो वैसे भी बाहर ही निकल चुके हैं। तो ही विल स्लोली मूव है, बिकॉज आने वाले साल में देखिए, अगले साल, अगले 1.5-2 साल तक आप देखेंगे कि ओडीआई क्रिकेट सब भूल जाएंगे, बिकॉज T20 वर्ल्ड कप का जी। सीजन आ जाएगा, तो सब वो T20 में निकल जाएगा। तो इट इज गोइंग टू बी T20 टेस्ट, ओडीआई टेस्ट, ऐसा वो धीरे धीरे करते चलते रहेगा आगे। सर, उम्मीद करते हैं सक्सेशन प्लान जैसा हमने बोला कि कुछ कुछ वैसा रहे, कि हमें टॉप 5 में थोड़े स्पिनर्स भी मिले थोड़े, और दुआ करते हैं कि मीडियम पेस ऑलराउंडर भी मिल जाएं, और उम्मीद करते हैं वर्ल्ड कप भी इंडिया जीते। लेट्स होप सो। मैं कुछ प्रिडिक्शन नहीं जी। करूंगा, मेरी प्रिडिक्शन हमेशा गलती होती है। तो on that light note, we would end this episode. Thanks a lot, sir, for joining me for this episode. बहुत मजा आया आपसे बात करके, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो लोग ये सुनने वाले उनको बहुत मजा आने वाला है। And with that, we'll wrap this episode. Thanks a lot, sir. थैंक यू अनिरुद्ध, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एपिसोड्स। इसी तरीके से आप क्रिकेट की बातें करते रहिएगा। थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir.